हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेनू घर के सारे कंबल रजाई निकालकर छत पर धूप में सुखाकर उनको डंडे से मार रही थी। तभी उसकी सास सरला वहाँ आती है और उसे ऐसा करता देखकर कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? अच्छे खासे कंबल रजाई का क्यों नाश मारने में लगी है तू? माँ जी, जाड़ा नजदीक है ना। अब तो हम सोच रहे थे कि सर्दियों के कपड़े, कंबल, रजाई इन सब में जरा धूप दिखा दें। वो क्या है ना, पड़े पड़े इन सब चीजों में से महक आने लगती है। बाकी धूल भगाने के लिए हम डंडे मार ही रहे हैं। अरे हमारे घर के सर्दियों के कपड़ों को ऐसे डंडे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम ये सब रखते हैं ना, तो अच्छे से बैग में तय करके रखते हैं जो चारों तरफ से बंद होता है। इसलिए इसमें ना तो कोई महक आती है और धूल का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। क्या माँ जी, कहीं भी रख लो रजाई और कंबल को, लेकिन ये भी ना उन जिद्दी खटमल की तरह ही होते हैं। कहीं ना कहीं से तो इनमें महक और धूल जम ही जाती है। और अभी धूप भी तो कितनी अच्छी हो रखी है। अरे मेरी बिहारन बहू, ये तेरा बिहार नहीं, हमारा शहर है। यहाँ पर खटमल को भगाने का भी अच्छा इंतजाम है। इसलिए तू इन सब बातों को ना ही सोचे तो ही अच्छा होगा। माँ जी, हम बिहारी जरूर हैं, लेकिन हमें सब बातों का अच्छे से हिसाब आता है। आप मना कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन अब इतनी मेहनत से छत पर ले ही आए हैं तो थोड़ी देर धूप की रोशनी पड़ ही जाने दीजिए। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। ठीक है, सुखा धूप में, लेकिन सारे याद से नीचे ले आइयो। माँ जी, आपकी अलमारी में भी सर्दी के कपड़े होंगे ना, लाओ दे दो, हम उनमें भी थोड़ी धूप दिखा देते हैं। उन सब की भी महक उठ जाएगी, फिर आप आराम से पहन सकती हो उन कपड़ों को। बहू, तुझे अभी तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हम ना ही सर्दी के कपड़े, रजाई, कंबल में कोई दवाई डालते हैं और ना ही उन्हें ऐसे धूप में सुखाते हैं। ना जाने अब तक आप लोग कैसे ही रह रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि आपको हम जैसी बिहारन बहू मिली, वरना कोई देसी मिल जाती तो वो भी आपकी तरह ही करती। क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो जैसी बिहारन बहू नहीं मिलती तो अब तक पता नहीं क्या ही होता हमारा। भगवान ने इसलिए तो तुझे हमारे पास भेज दिया। यहाँ तो सर्दी का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। गांव में तो अब तक अंगीठी में आग लगाकर लोग बैठ जाते हैं, और यहाँ लोगों का फैशन ही नहीं खत्म हो रहा। अभी तो बोल रही थी तुझे काम करना है और अब बातें करने में लग गई। चल काम कर जो तू कर रही थी, अंगीठी की आग बाद में जला लियो। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और रेनू भी अपने कामों में लग जाती है। धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगता है और कुछ दिनों बाद काफी ज्यादा ठंड का मौसम आता है। तब सुबह सुबह 6 बजे उठकर रेनू घर का सारा काम कर देती है, खाना पीना बना लेती है। कुछ देर बाद घर के सभी लोग जागते हैं। तब रेनू का पति अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी माँ और बीवी के पास जाकर बोलता है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, आज तो काफी लेट उठा हूँ, जल्दी से नाश्ता और टिफिन दे दो। जब से ठंडा मौसम हुआ है ना, सुबह आँख ही नहीं खुलती। आज भी आँख नहीं खुली, कुछ नाश्ता नहीं बनाया। एक काम करियो ना, आज बाहर से कुछ मंगवा कर खा लियो। माँ, आपको पता है ना मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपने खाना नहीं बनाया। सर्दियों में कंबल रजाई से निकलने का कहाँ मन करता है। अब तो इतनी मुश्किल से उठा गया है मुझसे, और खाना बनाने के लिए सुबह 6 बजे उठो, फिर इतनी ठंड में काम करो। अरे माँ जी, जब नाश्ता खाना बन ही गया है तो अमन जी बाहर क्यों खाना खाएंगे? हम है ना, हमने घर का सारा काम कर दिया है और नाश्ता भी बना दिया है। आप बैठिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। तुमने कब बना दिया? तुम तो अभी आई हो ना, फिर ये सब काम कब किए? माँ जी, हमें तो आदत ही है सुबह उठकर सारा काम खत्म करने की, इसलिए कर दिया। आप लोग सो रहे थे, इसलिए आराम से कर रही थी कि कहीं बर्तनों की आवाज से आँख ना खुल जाए आपकी। तुम इतनी ठंड में काम कर रही थी और इतना पतला सा स्वेटर पहना हुआ है, ठंड नहीं लगती है क्या? यहाँ की ठंड तो कुछ भी नहीं है, जरा हमारे बिहार में चाहिए। जब आप लोगों का यहाँ इतनी सी सर्दी में ये हाल हो रहा है तो वहाँ तो जम ही जाएंगे आप लोग। फिर तो बहुत अच्छा हुआ बिहारन बहू आई है, क्योंकि सर्दियों में बिस्तर से निकलना तो पहाड़ तोड़ने के बराबर है, और तुम तो पहाड़ तोड़ना जानती हो। आप लोग बैठ जाइए, मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं और साथ में अदरक वाली चाय भी है। रेनू सबके लिए नाश्ता लगा देती है और रेनू सुबह सुबह इतनी सर्दी में सारा काम करती है। ये देखकर सरला को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन रेनू छत पर धूप में साग काट रही थी। तभी वहाँ सरला और उसकी पड़ोसन कांता आती है। रेनू को ऐसे धूप में साग काटता देखकर कांता कहती है, अरे सरला, तेरी बहू तो पक्की बिहारन बहू है। देख कैसे छत पर धूप में सरसों काट रही है।
बहू तुझे कितनी बार बोला है कि ये सब काम तू नीचे भी कर सकती है। ये कोई तेरा गांव नहीं है बल्कि शहर है। छत पर धूप सेकने आई है तो ये सब काम जरूरी है क्या? माँ जी, ऐसी धूप इतने दिनों बाद निकली है और अब आप बोल रही हैं कि हम नीचे जाएं। ना ना, आप ही जाओ। सही है, वैसे तेरी बिहारन बहू धूप में बैठे बैठे सारा काम कर देगी। तू तो बस अब आराम फरमा। हाँ हाँ, हम तो सारा काम कर ही देंगे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि गेहूँ पड़ा है और अब आप दोनों यहाँ सहेलियाँ आ ही गई हैं तो गेहूँ भी साफ कर दो आराम से धूप में बैठकर। क्या हम दोनों धूप में बैठकर गेहूँ साफ करें? और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास? अच्छा, आपके पास और कोई काम भी है तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग पहले वो काम कर लो, उसके बाद यहाँ आकर गेहूँ साफ कर देना। या तो कल भी आकर कर सकती हैं, मैं खुद ही कर लेती, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि गाजर का अचार बना लें। बहू तू क्या ठेठ बिहारन है? यहाँ ये सब बाहर से भी मिल जाता है और धूप में बैठकर गेहूँ साफ करने से क्या होगा? हमारा ही शरीर काला पड़ने लगेगा। माँ जी, हम सरसों को पीस कर आपके लिए लेप बना देंगे, आप लगा लीजिएगा। उसे लगाने के बाद काली नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा गोरी लगने लगेंगी आप। हमारे बिहार में तो यही करते हैं सब। ये तुम्हारा बिहार नहीं है और ना ही इसे बिहार बनाने की कोशिश करो। तुम्हें जो करना है वो करो तुम आराम से, लेकिन हम नहीं कर सकते ये सब। लेकिन बहू इतना भी करना ठीक नहीं होता। तू सुबह सुबह इतनी ठंड में कपड़े बर्तन धोकर खुद को बीमार कर लेगी। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने बिहार में भी ऐसे ही सारा काम खुद कर लेती थी। आदत होनी चाहिए हमें इन सब की। हाँ, लेकिन सर्दी कितनी पड़ रही है। इतनी सर्दी में तो अच्छे अच्छे लोगों की आदत छूट जाती है। तेरी सास सही ही बोल रही है। तुझे ये सब आता है, अच्छी बात है, लेकिन अपना ध्यान रखना भी जरूरी होता है। कांता और सरला वहाँ से रेनू को समझाकर चले जाते हैं। ऐसे ही रेनू वहाँ भी बिल्कुल अपने देसी अंदाज में सर्दियों का आनंद ले रही थी। रेनू बढ़ चढ़ कर सर्दियों में भी काम करने में लगी रहती। कुछ दिनों बाद रेनू का बहुत ज्यादा जोर से पेट दर्द होता है। जब उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सरला डॉक्टर को घर बुलाती है, जहाँ रेनू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, देखिए इन्हें ठंड लग गई है। बाहर वैसे ही इतनी ठंडी हवा चल रही है और शायद ही इतनी ठंडी हवा में भी बाहर ऐसे ही काम करती रहती होंगी, तभी इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है। मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि बहू को मैंने कितना बोला था कि इतनी ठंड में ठंडे पानी से काम ना करे, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देख ले, डॉक्टर भी वही बोल रहे हैं। अच्छी बात है, इतनी ठंड होने के बाद भी ये इतना काम कर रही हैं। लेकिन ठंड में गर्म पानी से भी तो काम किया जा सकता है, इसीलिए आप आगे से ध्यान रखिएगा। सुन लिया बहू, ये अब भी तुझे यही सब करना है। जब हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है तो ये सब करना जरूरी नहीं है, इसलिए अब तू आगे से कभी भी उछल कूद करके पानी में सारा काम नहीं करेगी। हाँ माँ जी, आप ठीक बोल रही हो। शायद मैं बिहार की तरह यहाँ भी रहने लग गई, इसलिए ये सब हुआ। अब आगे से ध्यान रखूंगी। सरला और डॉक्टर की बातें सुनने के बाद रेनू उनकी बात मानने लगती है और आगे से सर्दियों में संभल कर रहती है। तुलसी देवी बढ़ती हुई उम्र के साथ और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही थी और उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते थे उसके लंबे घने काले काले बाल। तुलसी देवी के घने बालों की चर्चा पूरे मोहल्ले में हर तरफ थी। हर कोई उसके बालों का राज जानना चाहता था। तुलसी देवी की बहू काम्या, जो कि सास के सुंदर बालों की सुंदरता को देखकर उससे थोड़ा जला करती थी। ऐसे ही एक दिन तुलसी देवी नहा धोकर शीशे में देखकर अपने बालों को संवार रही थी। तभी उसकी बहू वहाँ आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आपके बाल और घने होते जा रहे हैं। हाँ बहू, एक औरत की सुंदरता उसके बालों से ही नजर आती है। मगर माँ जी आपके इन सुंदर बालों का राज क्या है, मुझे भी बता दो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अपनी सास के बालों की तरह तुझे भी अपने बाल उसके जैसे करने हैं। अरे बता दोगी तो क्या आपके बाल झड़ जाएंगे? बाल झड़ेंगे तो नहीं, मगर बता दिया तो तेरे बाल भी घने और काले लंबे हो जाएंगे, जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रहने दो, मुझे नहीं जानना आपके बालों का राज। हाँ वैसे भी तुझे बता भी कौन रहा है। तुलसी अपने काले घने बालों का राज किसी को नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर उसकी सहेली विमला आती है और विमला अपनी सहेली तुलसी से कहती है, अरे तुलसी जरा अपनी बहू से कहकर चाय पानी तो मंगा ले। आ गई बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर।
अच्छा मंगवाती हूँ। बहू जरा चाय लेकर आना विमला आंटी के लिए। हाँ, और बता बहन, सब बढ़िया? सब ठीक है, तू बता। हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे तुलसी, तेरे बाल तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गए हैं। ऐसा क्या करती है? बस बस सब ऊपर वाले की देन है। समझ नहीं आता, ये ऊपर वाला तेरे ही बालों पे क्यों मेहरबान है? हाँ, ये तो लोगों के कर्मों के ऊपर है ना। तभी वहाँ काम्या चाय लेकर आती है और अपनी सास की बात सुनकर मन में कहती है, हाँ हाँ, ये बुढ़िया क्यों बताएगी अपने बालों का राज? अरे चाय देना आंटी को। हाँ हाँ माँ जी। अरे वाह बहू, चाय तो बढ़िया बनाई है तूने। शुक्रिया आंटी जी। चल अब जा यहाँ से, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो, महारानी सर पे नाचने लगती है। अरे तुलसी, तू भी ना बच्ची है, ऐसे कौन करता है? चल अब तू मुझे मत समझा, और बता तू। यार वैसे एक बात कहूँ, जानना तो मैं भी चाहती हूँ कि आखिर तेरे इन काले बालों का राज क्या है? देख, ये राज तो मैं किसी को नहीं बताती, तो तू किस खेत की मूली है? तेरे जैसी औरत से तो बात करना ही बेकार है, घमंड की दुकान। तो मत करना। विमला अपने पैर झटकते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और तुलसी अपने बालों की देखरेख बहुत अच्छे से किया करती। ये सब देखकर उसकी बहू को बहुत जलन होने लगती है, जिसके कारण बहू अपनी सास के जैसे बाल पाने के लिए अपने बालों में तरह तरह के केमिकल्स लगाना चालू कर देती है, जिससे उसके बाल भी अच्छे लगने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन तुलसी अपनी बहू से कहती है, क्या बात है बहू, अब तो तेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है? अरे माँ जी, आपको क्या लगता है कि आप मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा आपके बालों का राज? हे भगवान, इसको पता चल गया क्या मेरे काले घने बालों का राज? माँ जी, हो गई ना आपकी बोलती बंद। ठीक है, अगर तुझे सच में पता लग ही गया है कि मेरे काले बालों का क्या राज है, तो यही सही। अब तो मेरे बाल भी आपके बालों से ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अच्छी बात है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों सास बहू के बीच घने बालों को लेकर बहुत बहस हुआ करती। ऐसे ही एक दिन तुलसी के सर में दर्द हो रहा था और वो सोफे पर बैठकर अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, अरे बहू, कोई गोली दे दे, मेरा सर फट रहा है। आई माँ जी। तुलसी सर दर्द की दवा और एक कटोरे में तेल लेकर आती है। अपनी सास को दवा देकर जैसे ही तेल उसके बालों में लगाने जाती है, वैसे ही तुलसी झन्नाते हुए अपनी बहू से बोलती है, तुझे किसने बोला मेरे सर में तेल लगाने से? और हाँ, बिना पूछे मेरे बालों को हाथ मत लगाया कर। अरे इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? आप ही ने तो कहा था कि सिर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा आपके सिर में मसाज कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो मैंने तुझे बोला था मुझे सर दर्द की दवाई दे, ना कि मेरे बालों में मालिश कर। माँ जी देखिए, इस उम्र में इतना घमंड करना ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मेरे बाल हैं ही ऐसे, तो घमंड तो होगा ही ना। कोई बात नहीं, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था, तो आप किस रामायण की मूली है? रामायण की मूली? वो मेरा मतलब खेत की मूली। इतना बोलकर काम्या अपने कमरे में चली जाती है और अपने बालों को संवारने लग जाती है। अब वो अपने बालों को अपनी सास के बालों से भी बेहतर बनाना चाहती थी, जिसके चलते वो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने लगी और भी बहुत सारी चीजें वो इस्तेमाल करती, जिस वजह से धीरे धीरे उसके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वो टूटने लगते हैं, और जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में शीशे के सामने बैठकर कंघी कर रही थी। तभी वो कंघी में अपने टूटे बालों को देखकर जोर से रोने लगती है, और उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सास उसके कमरे में आकर बोलती है, अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? माँ जी, आपके जैसे बाल करने के लिए मैंने बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज कर लिया। कुछ टाइम तक तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन देखो ना, धीरे धीरे मेरे बाल कितने गिरने लगे। अब तो बालों में कंघी लगाने से भी डर लगता है। तू पागल है क्या? किसने बोला था तुझे ये केमिकल लगाने को? माँ जी आप जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब क्या बोलूं मैं? मुझे पता है आप अब भी अपने बालों का राज नहीं बताएंगी, आप जाइए। बहू, बात वो नहीं है, तू गलत समझ रही है मुझे। किसको क्या समझूं माँ जी? इतना बोलकर काम्या खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है, और ये देखकर तुलसी डर जाती है कि उसकी बहू कहीं कुछ कर ना ले। वो दरवाजे को खूब पीटती है, मगर काम्या दरवाजा नहीं खोलती। तभी उसकी सास बोलती है, अच्छा बहू, बाहर आ, मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे मेरे बाल काले और घने हो गए।
ये सुनते ही काम्या बाहर आती है, जिसके बाद तुलसी बताती है। बहुत पहले की बात है। तुलसी देवी अपने बालों को अच्छे से अच्छा और सिल्की बनाने के लिए कभी कुछ उपाय करती रहती, जिसके कारण उसके बाल और झड़ने लगे थे। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसके सर पर बालों का नामो निशान नहीं बचता, जिसकी वजह से हर जगह उसकी जग हसाई होने लगी थी। इसीलिए वो अपने बेटे के साथ नए शहर में शिफ्ट हो गई और लोगों की बातों और खुद को मजाक का पात्र बनाने से बचने के लिए उसने अपने सर पर काले नकली बालों की विग लगानी शुरू कर दी और वो अपने बालों को ना तो किसी को छूने देती और ना ही इस बात का पता कभी किसी को लगने देती कि उसके सर के बाल नकली हैं। ये है बहू मेरे काले घने नकली बालों का राज। मगर माँ जी, आपकी देखा देखी मेरे बालों का तो सत्यानाश हो गया ना। मगर बहू मेरा समय जा चुका है, लेकिन तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए तू कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगी। ऐसे ही अगले दिन दोनों सास बहू डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर काम्या के बालों के कुछ टेस्ट करती है, जिसके बाद वो उसको कुछ दवाइयाँ, तेल और शैम्पू लिखकर दे देती है और खान पान का खास ख्याल रखने को कहती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और काम्या डॉक्टर के कहे अनुसार सब करती है। कुछ ही समय बाद उसका हेयर फॉल रुक जाता है और उसके बाल काले, लंबे, घने और चमकदार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।